कि जिसको हम इंडस्ट्री कह देते हैं, एंड सेकंड था ट्रेड या कॉमर्स कह देते हैं। सो फर्स्ट थिंग वाज इंडस्ट्री। साहब का शायद माइक ऑन है। सो फर्स्ट थिंग वाज इंडस्ट्री एंड द सेकंड थिंग वाज कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या होती है और कॉमर्स क्या होती है, इस पे बात करते हैं। इंडस्ट्री को हम कहें जब हम किसी चीज को की शेप को चेंज कर रहे हैं, ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कोई एक्सप्लोरेशन हो रही है, जिसमें कोई फैब्रिकेशन हो रही है, जिसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। जैसे आप देखते हैं, यू जस्ट टेक अ वुड, आपने उस लकड़ी को ऐसे काटा कि उससे काट के एक डेस्क बना लिया, एक टेबल बना लिया, तो हम इसको कहते हैं दिस इज एन इंडस्ट्री, क्योंकि आपने उसकी शेप चेंज कर दी। यू हैव एडेड वैल्यू टू इट। या आपने उसको फैब्रिकेट कर दिया, आपने उसको एक नए चीज जो है वो वजूद में ले आए। सो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें से कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज आज हम देखते हैं। उसमें पहली है एक्सप्लोरेटिव इंडस्ट्री, या उसको आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। एक्सट्रैक्शन होता है कि जमीन से हम कोई चीज निकाल रहे हैं, जैसे हम देखते हैं ना, सॉल्ट निकलता है, या कोयला निकलता है, या गैस निकलती है, या क्रूड ऑयल निकलता है। सो बेसिकली ये तमाम चीजें जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं माइनिंग के थ्रू, हम डिगिंग करते हैं, उसमें से कोई नेचुरल या मिनरल रिसोर्सेज मिल जाते हैं। ऐसे तमाम बिजनेस जो इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, दे आर कॉल्ड दैट ऑल दोज बिजनेस कम अंडर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। फिर उसके बाद है जी सेकंड नंबर पे जेनेटिक इंडस्ट्री। ना, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, यू वुड बी नोइंग कि जीन्स क्या होते हैं। सो जेनेटिक इंडस्ट्री मींस कि आप किसी जानदार के साथ का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ, आपने बायो में अगेन पढ़ा होगा कि पौधों को कलम लगाना। सो देर आर टू डिफरेंट ब्रीड्स, यू कनेक्ट देम टुगेदर, और आप उससे एक थर्ड ब्रीड लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जी आप लेट्स से दो डिफरेंट एनिमल्स हैं, यू एक्चुअली कनेक्ट और यू गेट देमसेल्व्स इन टच, एंड देन यू कम अप विद अनदर ब्रीड। आजकल जो हम ब्रॉयलर खाते हैं, हम चिकन की बात करते हैं, सो दिस इज समथिंग आर्टिफिशियल। अगर एक नेचुरल एग को हैच होने का टाइम एक स्पेसिफिक है, लेट्स से 21 डेज है, तो वो ब्रीड बढ़ते हुए, उसकी एज बढ़ते हुए, या एक स्पेसिफिक साइज तक पहुंचते हुए टेक्स टाइम। बट आर्टिफिशली, या उसको आर्टिफिशली कह लें, या उसको कोई ऐसी मैकेनिज्म के थ्रू हम जल्दी चिकन को बड़ा कर लेते हैं, या मीट उससे हासिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फायदेमंद है या नहीं है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट इन्वॉल्व वी आर इन्वॉल्व्ड इन सम बिजनेस जो कि जानदारों से रिलेटेड है। सो ऐसे तमाम बिजनेसेस जो जानदारों के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, एंड इट शुड बी लीगल, सो उसको हम कहते हैं दे ऑल कम्स अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री। देन वी हैव कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। नाम से पता चल रहा होगा आपको कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं, प्लाजाज बनते हैं, शॉपिंग मॉल्स बनते हैं, या यूनिवर्सिटीज बनती हैं। सो ऐसे तमाम बिजनेसेस जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, दे ऑल आर कॉल्ड, या और दे ऑल कम्स अंडर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चर से मतलब यह है कि आपने कोई भी चीज बनाई है, आप चाहे डेस्क बना रहे हैं, आप टेबल बना रहे हैं, आप बोर्ड बना रहे हैं, आप टेक्सटाइल कपड़ा बना रहे हैं, आप सीमेंट बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं। सो ऐसी कोई भी चीज जिसमें रॉ मटेरियल को आप इस तरीके से शेप देते हैं कि जिसके थ्रू वो कोई ना कोई अपनी शेप चेंज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड manufacturing industry. Now, manufacturing can be of sugar, manufacturing can be of cement, manufacturing can be of textile, leather, whatever comes in your mind. So, basically, जब हम रॉ मटेरियल के बाद उसको ऐसे उसके ऊपर काम करके या उसको प्रोसेस करके एक ऐसी शेप बना लेते हैं कि उसकी ऑल द वे लुक चेंज हो जाती है, उसमें कोई वैल्यू एडिशन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एंड लास्ट में है जी सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब है कि जिसमें कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, यू आर गेटिंग एन इनटेंजिबल प्रोडक्ट, वो चीज जिसको हम देख नहीं सकते। सर्विस,
जैसे होटलिंग इंडस्ट्री है, जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, डॉक्टर आपको कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं देता, ही और शी जस्ट गिव्स यू एन एडवाइस। सिमिलरली हम बात करते हैं लॉयर प्रोफेशन की, सो लॉयर भी आपको कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं देता, ही और शी जस्ट गिव यू सर्विसेज। तो ऐसे तमाम बिजनेसेस जो सर्विस ओरिएंटेशन से रिलेटेड हैं, जिसमें कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं मिलती बल्कि आपको कोई फैसिलिटी मिलती है इन शेप ऑफ इनटेंजिबल सर्विस, ऑल दोज बिजनेसेस कम अंडर सर्विस इंडस्ट्री। सो समराइजिंग इट अगेन, इंडस्ट्री को हम बेसिक बहुत सारी हैं, जिसमें से कुछ हमने डिस्कस की। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो जमीन से हम मिनरल्स निकालते हैं, ऐसे तमाम बिजनेसेस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाते हैं। देन वी हैव जेनेटिक इंडस्ट्री, सो तमाम जानदारों से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हैं, जैसे एनिमल से रिलेटेड हैं या प्लांट से रिलेटेड हैं या ह्यूमन से रिलेटेड हैं, ऐसे तमाम बिजनेसेस जो जानदारों के लिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको बेच के वो प्रॉफिट कमाते हैं और वो लीगल है, दैट कम्स अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री। एट थर्ड स्टेज वी हैव कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, सो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, मॉल शॉपिंग प्लाजाज बनते हैं या इस किस्म की बहुत सी बिल्डिंग्स बनती हैं, ऐसे तमाम बिजनेसेस जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स जहाँ पे आप रॉ मटेरियल को ऐसे शेप देते हैं या ऐसे उसको कन्वर्ट करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट वो किसी और शेप में बन जाती है, उसको फैब्रिकेट कर देते हैं, बेहतर कर देते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एंड लास्टली सर्विस इंडस्ट्री, मतलब ऐसे तमाम बिजनेसेस जिसमें सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। डॉक्टर है, लॉयर का प्रोफेशन है या टीचिंग का प्रोफेशन है या फिर इसी तरीके से होटलिंग इंडस्ट्री है, so ऐसी तमाम चीज़ें जिस पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ऑल दोज बिजनेसेस कम अंडर सर्विस इंडस्ट्री। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और इफ एनीथिंग इज क्लियर जस्ट गिव मी एन इंडिकेशन कि सब समझ आ गया, फिर हम आगे चलते हैं। जी जैन, आपने कुछ पूछना है? सर ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का दोबारा बता दीजिएगा। ओके, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मींस जो हम नेचुरल कोई रिसोर्सेज हैं जिसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसको एक्सप्लोर करते हैं, जिसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे पेट्रोल जो है, ये एक रिफाइंड शेप है। इससे पहले ये ऑयल, क्रूड ऑयल हम कहते हैं जी, ऑयल दरियाफ्त हुआ है। सो क्रूड ऑयल जो निकल रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। हम कहते हैं सुई के मकाम से गैस बरामद हो गई, जिसे हम सुई गैस कहते हैं बेसिकली। सो सुई गैस क्या है, इसको हमने कोई शेप नहीं दे रहे, ये हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जमीन से। कुछ रिसोर्सेज जैसे गोल्ड एक्सट्रैक्ट होता है, डायमंड है, कोल है, गैस है, सॉल्ट है, ऐसे तमाम बिजनेसेस जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में, पानी निकलता है जमीन से, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑल दोज बिजनेसेस आर पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है। और दानिश, आपने पूछा है प्रिंटिंग प्रेस किस इंडस्ट्री में? सो प्रिंटिंग प्रेस में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखें, जैसे अगर एक फॉर एग्जांपल एक सिंपल पेपर था, आपने उस पेपर से बुक बना ली, उस पर प्रिंट किया और उसके बाद उसको बाइंड किया, नाउ अ सिंपल पेपर हैज चेंज्ड इट्स शेप। अब वो एक पेपर नहीं रहा बल्कि वो एक बुक बन गई है, सो दैट इज पेपर इंडस्ट्री, या हम उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहेंगे। सर ये ओके सर, थैंक यू। वन बाय वन। सर बिवरेजेस कौन सी इंडस्ट्री में आएंगी? सॉरी, दोबारा पूछे। ये ड्रिंक्स वगैरह कौन सी इंडस्ट्री में आती हैं? ड्रिंक्स बेवरेज, मेकिंग, बिवर बेवरेज इंडस्ट्री, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में है। देखें, एक पानी है, इसी तरह कुछ और आपने केमिकल्स मिला दिए, चीनी मिला दी या कुछ कलर्स मिला दिए, तो उन सबको ओरिजिनल से आपने ऐसे मिक्स किया कि एक नई प्रोडक्ट बन गई। आपने फैब्रिकेट किया, वैल्यू एडिशन की, उसकी शेप चेंज कर दी। सो ये बेवरेज इंडस्ट्री में आएंगे, और ज्यादातर बेवरेज इंडस्ट्री भी मैन्युफैक्चरिंग में आएगी। देखिए, चार पांच अलहदा से हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो हम जमीन से निकाल रहे हैं, बिल्कुल अलग एक इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग है, जेनेटिक बिल्कुल अलग है, सर्विस बिल्कुल अलग है। इसके अलावा जो भी चीज आपके जहन में आती है कि उसमें कोई उसकी शेप चेंज हो गई, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग में आएगी। मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी सब टाइप्स हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी। सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर है, टेक्सटाइल है, लेदर है, गारमेंट्स है, आपने अभी जैसे कहा प्रिंटिंग है, या इसके अलावा आपने अभी जो पूछा बेवरेज है। सो ये सारी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। जी, आप और कौन क्वेश्चन पूछ रहे थे?
सर ये सर्विस जो इंडस्ट्री है इसका जी एक जी। बड़ी एक्सप्लेन कर देना। सर्विस इंडस्ट्री में वो तमाम बिजनेसेस आते हैं जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट देते हैं। इनटेंजिबल प्रोडक्ट हम कहते हैं जो नजर नहीं आती। जैसे एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो कोई टेंजिबल प्रोडक्ट आपको नहीं दे रहा, वो जस्ट आपको सर्विस दे रहा है। इसी तरह डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, लॉयर आपके लिए केस फाइल करता है, सो इट्स ऑल इंटेंजिबल। इसी तरीके से मेडिकल डॉक्टर का मैंने आपको एग्जांपल दे दी। होटल है, आप होटल जाते हैं, वहां जाके रहते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं और आप वापस आ जाते हैं, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट आपको नहीं देते। तो ऐसे तमाम बिजनेसेस जिसमें सिर्फ सर्विसेज आपको दी जाती हैं, वो तमाम सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। सर ये जो कॉल्स वगैरह मतलब कि ये जो सिम वगैरह जो हैं वो हमें सर्विस देते हैं, पैकेजेस देते हैं, ये किस चीज में आती हैं फिर? ये भी सर्विस इंडस्ट्री है, बिल्कुल सर्विस इंडस्ट्री है। ये सर्विस ही है ना, ये जो जैज वगैरह हमें सर्विसेज देते हैं ये इस तरह के? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको हम टेलीकॉम सर्विस कह देते हैं। टेलीकॉम है, ठीक है सर, ओके शुक्रिया। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके। Perfect, because I most likely have an answer. Let ओके जी, देन मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज कॉमर्स, जिसको हम ट्रेड भी कहते हैं। नाउ बिजनेस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया या कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। वन वाज इंडस्ट्री एंड द सेकंड थिंग इज कॉमर्स। कॉमर्स मींस commerce means that we are not adding value in terms of manufacturing, या कॉमर्स का मतलब है कि हमने कोई चीज एक्सट्रैक्ट नहीं की, मैन्युफैक्चर नहीं की, उसकी शेप चेंज नहीं की, बल्कि हमने एक जगह से एक चीज उठाई और दूसरी जगह जाके बेच दी। एक जगह से मुझे सस्ती मिली, लेट से एक जूस है, मैंने एक 25 रुपए का एक जगह से लिया, दूसरी जगह पे जाके 28 रुपए में बेच दिया, सो दैट इज कॉमर्स। इसको ट्रेड भी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक बड़ी होलसेल मार्केट से या शालम मार्केट से बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं वो चीजें लेते हैं और उसको जाके अपने अपने एरियाज में रिटेल के तौर पे या एक छोटी शॉप में वहां जाके बेच देते हैं। सो दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रेड, या एस बिजनेस का ये पार्ट हम इसको कॉमर्स कहते हैं। सो इंडस्ट्री वो है जहाँ पे आपने मैन्युफैक्चर किया, जहाँ पे आप चेंज की, या जहाँ पे आपने उसको कुछ ना कुछ एक नई प्रोडक्ट बना दिया। जबकि कॉमर्स ये है कि आपने वही प्रोडक्ट एक जगह से ली सस्ते रेट पे और प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरी जगह पे जाके उसको बेच दिया। सो ऐसी तमाम एक्टिविटीज कॉमर्स या ट्रेड के जुमरे में आती है। अब कॉमर्स या ट्रेड को फर्दर दो कैटेगरीज में, दो वेरिएबल्स की बेस पे डिवाइड किया गया है। पहला वेरिएबल है ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री एंड सेकंड वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से वॉल्यूम। पहले बाउंड्री की बात करते हैं। सो ऐसी कॉमर्स या ऐसी ट्रेड जो आपके मुल्क के अंदर ही है, यानी कि मैंने लाहौर से एक चीज खरीदी और इस्लामाबाद जाके बेच दी, दिस इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं, लोकल ट्रेड भी कहते हैं। यानी कि आपने अपने मुल्क की बाउंड्री के अंदर ही एक चीज को खरीद के अपने मुल्क के अंदर ही उसको बेच दिया, सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा कि आपने अपने मुल्क की बाउंड्री से एक चीज को खरीदा और किसी दूसरे मुल्क की बाउंड्री में जाके बेच दिया, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, एक होलसेल ट्रेड है, एक रिटेल ट्रेड है। होलसेल ट्रेड मींस कि आपने एक बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, शालम मार्केट है, जैसे आजम क्लॉथ मार्केट है, जैसे हाल रोड है, जैसे हफीज सेंटर है। तो आप एक बड़े लेवल के बिजनेस कर रहे हैं, उसको एक बड़े लेवल की मार्केट से खरीदते और बेचते हैं। So that is that market where you, from where you buy on bulk or from where you buy on masses or from where you buy huge amount of product. So that market is called wholesale market. और उसको अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे कहीं अपने एरिया के करीब मार्केट में जाके बेचते हैं या इंडिविजुअल कस्टमर को छोटे लेवल पे बेचते हैं, सो दैट मार्केट इज कॉल्ड रिटेल मार्केट, या इसको हम रिटेल ट्रेड भी कहते हैं, रिटेल कॉमर्स भी कहते हैं। So, चार चीजें मैंने आपको बताई हैं। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक जगह से चीज को खरीदना, दूसरी जगह जाके बेच देना। उसमें बाउंड्रीज के हिसाब से हमने डिवीजन की, दैट इफ यू आर सेलिंग इट इन द सेम कंट्री दैट मींस इट्स अ डोमेस्टिक ट्रेड, इट्स एन इंटरनल ट्रेड, लोकल ट्रेड। और अगर हम बात करते हैं कि इसको किसी दूसरे मुल्क में जाके बेच दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड।
और फिर वॉल्यूम वाइज बात की कि अगर बहुत बड़े लेवल पे आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, दैट मींस यू आर डूइंग इट इन होलसेल और बल्क या ह्यूज या मास, एक ही वर्ड है सारे। सो इसको हम होलसेल मार्केट या होलसेल ट्रेड कहेंगे। और अगर वो एक इंडिविजुअल बेसिस पे बाइंग सेलिंग हो रही है तो इसको हम रिटेल ट्रेड कहेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। No question. Okay, ji, then we are coming to the last topic of the first chapter, that is key stakeholders of business. स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका किसी भी हवाले से आपके बिजनेस में कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। जी अंश, आपका क्वेश्चन है। आपके बाप का क्वेश्चन। सर जी पेज नंबर बता दें। सॉरी, दोबारा पूछे। पेज नंबर बुक का बता दें। बेटा अभी मेरे सामने बुक अवेलेबल नहीं है। आप 20 अगर 20 है जी। एनीथिंग एल्स? जी सर ये ट्रेड और कॉमर्स में फर्क नहीं है, डिफरेंस है या नहीं है? नहीं, ट्रेड और कॉमर्स एक ही बात है। हम इंटरचेंजेबली इसको यूज कर रहे हैं। कॉमर्स और ट्रेड एक ही बात है, इंडस्ट्री मुख्तलिफ है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। करना है ये रिटेल ट्रेड तक ही करना है, आगे भी करना है? जी बिल्कुल, रिटेल ट्रेड तक करना है। जी और कोई क्वेश्चन? सर ये सर ये नासा आगे वन बाय वन। जी फैसल, आप पूछे सर? पहले। सर ये एज टू ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह ये हम ना करें? नहीं, ये नहीं करना। जी नेक्स्ट। सर ये नासा कहाँ पे आएगी, नासा स्पेस वगैरह? देखिए, अगर तो इसमें इस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको विजिट करने की बात कर रहे हैं, देन इट कम्स अंडर सर्विस इंडस्ट्री। नासा तक या नासा के जो एक्टिविटीज हैं उसमें बहुत सारी चीजें मुश्तमिल है। उसमें वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, इक्विपमेंट बनाते हैं, या प्लेन जैसे या रॉकेट्स या बहुत सारी ऐसी चीजें जो हेल्प करती हैं। तो ऐसी तमाम चीजें जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे उसकी शेप चेंज हो रही है, रॉ मटेरियल के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बन रही है, उस सब को हम कहेंगे दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी जस्ट एक ट्रैवलिंग के लिए आप जा रहे हैं, ट्रैवलिंग इन द सेंस कि कुछ चीज़ आपने दरियाफ्त करनी है या कुछ एक्सपीरियंस गेन करना है या वहां पे जाके कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, सो कुछ टेंजिबल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी वहां जाके, इसको हम फिर कहते हैं इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री। सर ये ओल्ड बुक में 20 है और न्यू बुक में 22 पेज है। ठीक है, बेसिकली टॉपिक्स पे आप गौर करें। मैंने आपको जो बताए उन टॉपिक्स में आज ऑब्जेक्टिव्स आपने पहले पढ़ लिए हुए थे। ऑब्जेक्टिव के बाद बेसिकली डिवीजन और कंपोनेंट्स की बात की है। सो डिवीजन और कंपोनेंट आप हेडिंग नोट कर लें, वो जिस भी पेज पे है। इस बुक को छोड़ के आप चाहे 10 और बुक्स भी कंसल्ट करना चाहें, इंटरनेट से पढ़ना चाहें, सो वो सारा ऑप्शन आपके पास मौजूद है। सो डिवीजन के बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया की स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस। ये आपकी बुक का पहले चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। सो उस टॉपिक को आपकी बुक में जिस भी पेज पे है या किसी भी जगह से आप पढ़ना चाहें, दैट इज ओपन। आप मेरे साथ जो है वो टॉपिक्स को मैच करते जाएं या लिख लें, पेज रख लें, उस पर लिख लें कि क्या क्या टॉपिक आज डिस्कस किए। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज फर्स्ट चैप्टर इज की स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस। तो पहले तो स्टेक होल्डर होता क्या है? स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्ट रखने से मतलब ये है कि उनका कोई ना कोई पार्ट या कोई ना कोई इंटरेस्ट या कोई ना, आप उसको कहना चाहिए कि किसी भी हवाले से वो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं या होना चाहते हैं, उस सब को हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। किसी एक बिजनेस में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस के लिए ऑनर या मालिक एक स्टेक होल्डर है। क्यों? बिकॉज बिजनेस उसको प्रॉफिट भी देता है, बिजनेस ने उसको उसका कैपिटल, वो पैसा जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया था, वो भी दिया है या देना है। सो
इसलिए ऑनर बिजनेस के लिए एक स्टेक होल्डर है। सो ऑनर का बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है? ऑनर चाहता है कि मुझे प्रॉफिट में मिले, और ओनर चाहता है कि मेरा लगाया गया कैपिटल, ये मेरा लगाया गया पैसा या सरमाया, मुझे वो भी वापस मिले। सो ओनर इज वन स्टेक होल्डर ऑफ बिजनेस। इसी तरीके से एम्प्लॉयज भी स्टेक होल्डर हैं। एम्प्लॉयज कैसे स्टेक होल्डर हैं? दैट दे आर गेटिंग देयर सैलरीज फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस अच्छा चलेगा तो उनको रेवेन्यू मिलता रहेगा, अगर बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो हो सकता है उनको ले ऑफ कर दिया जाए, एंड वाइस वर्सा। एम्प्लॉयज की वजह से ही बिजनेस चल रहा है। सो एम्प्लॉयज का भी बिजनेस में स्टेक है, इंटरेस्ट है। सो इसलिए एम्प्लॉयज भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं। देन वी हैव कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स वो होते हैं जो आपके जैसा ही बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके कंपटीशन में है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो उनका अच्छा नहीं चलेगा, या उनका अच्छा चलेगा तो आप कहीं ना कहीं उसको सफर कर रहे होंगे। सो दे ऑल्सो हैव इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, दे आर ऑल्सो योर स्टेक होल्डर्स। इसी तरीके से सप्लायर्स। सप्लायर्स वो होते हैं जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर उनका क्या है कि यही तो उनका बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस नहीं चलेगा तो उनका बिजनेस भी नहीं चलेगा, बिकॉज दे प्रोवाइड यू रॉ मटेरियल, एंड वाइस वर्सा। आपका बिजनेस नहीं चल सकता अगर वो आपको रॉ मटेरियल ना दें। सो उनका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, दे आर ऑल्सो योर स्टेक होल्डर्स। देन वी हैव कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या क्या स्टेक है? दे आर गेटिंग यूटिलिटी फ्रॉम इट, दे आर गेटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। बेसिकली प्रोडक्ट सर्विसेज क्यों नहीं जाती है? ताकि यूटिलिटी मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। तो दे आर गेटिंग यूटिलिटी फ्रॉम योर बिजनेस, दे आर ऑल्सो योर स्टेक होल्डर्स। इसी तरह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, सो वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। इसी तरह और भी अगर आपके जहन में कोई आ रहा है, कस्टमर हो गया, सप्लायर है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो आपको लोन देते हैं, सो उनका भी स्टेक है। उनका स्टेक ये है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चलेगा तो उनका लोन वापस नहीं जाएगा। तो क्रेडिटर्स का स्टेक क्या है बिजनेस में? दे वांट देयर मनी और लोन बैक, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, प्लस दे ऑल्सो वांट देयर इंटरेस्ट बैक। मतलब उन्होंने आपको पैसा सिर्फ फ्री तो नहीं दिया था, उस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट फिक्स हुआ होगा। सो क्रेडिटर्स दे आर ऑल्सो योर स्टेक होल्डर्स बिकॉज दे हैव इंटरेस्ट इन योर बिजनेस। सो ऐसे तमाम इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एंटिटीज जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड योर स्टेक होल्डर्स। And for a business, it is very important to know who your stakeholders are. अगर आपको अपने बिजनेसेस के स्टेक होल्डर्स ही नहीं पता तो फिर आप एक अच्छी पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते। जैसे मुझे पता ही नहीं कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस एंड आई डू नॉट नो हु आर माय कंपेटिटर्स, तो मैं कैसे अच्छी पॉलिसी मेकिंग कर सकता हूँ? मुझे पता ही नहीं मेरे कस्टमर्स की बाइंग पावर क्या है, या मेरे कस्टमर्स कौन हो सकते हैं, या कौन सा सेगमेंट मार्केट का इनको मैं चीज़ें बेचूंगा तो ये खरीद भी लेंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट मेरे टैक्सेस क्या है या पॉलिसी मेकिंग क्या है। बेसिकली अगर मुझे अपने स्टेक होल्डर्स ही नहीं पता तो मैं अपना बिजनेस अच्छा रन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अच्छी पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकता। सो टू डू अ गुड बिजनेस यू नीड टू नो हु योर स्टेक होल्डर्स आर। ठीक है जी, दैट वाज द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। साथ आपने पूछा कंपेटिटर का बिजनेस पे इफेक्ट कैसे होगा। देखें कंपेटिटर, फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोका कोला, अगर हम बात करते हैं द वन हु लाइक कोका कोला, ऑब्वियसली वो पेप्सी के ऊपर नहीं जाता, एंड वाइस वर्सा, जो पेप्सी पसंद करता है वो कोक पे नहीं जाता। सो अगर एक बिजनेस अच्छा चल रहा है तो दूसरा बिजनेस उसकी वजह से अफेक्ट होगा। अब आप अपने बाइंग डिसीजन को सोचें कि आपने शूज लेने हैं जिसमें आपके पास कोई 1500 ऑप्शन मौजूद है, सर्विस है, बाटा है, बोर्जन है, या हश पपीज है, या इसी तरीके से और बहुत से लोकल हैं। आप किसी एक ब्रांड पे ही क्यों जाते हैं? उसकी बहुत सारी वजूहात है। हो सकता है आपको किसी की मार्केटिंग अच्छी लगी हो, एडवर्टाइजमेंट अच्छी लगी हो सकता है उसकी प्राइस कम हो सकता है उसकी क्वालिटी बेहतर हो। सो ये चीज अगर आपको अपने बिजनेस का पता है और दूसरे के बिजनेस का नहीं पता, तो आप अपने प्रोडक्ट को ना तो बेहतर कर सकेंगे, ना ही अपनी पॉलिसी, अपना प्राइस। आप देखें ना, सर्विस और बाटा को कंपेटिटर हम इसलिए कहते हैं कि इनकी प्राइसेस मिलती जुलती हैं। अगर सर्विस का एक शू 10,000 रुपए का और बाटा का 2,000 रुपए का हो तो फिर तो कंपेटिटर ही नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली जब आपको दूसरे के इंटरेस्ट रखना पड़ता है ताकि आप अपने बिजनेस की पॉलिसी मेकिंग कर सकें, इसलिए कंपेटिटर भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। जी, इसके अलावा क्वेश्चन?
All right, so here we have ended the what is the source of revenue. Source of revenue का मतलब है बेटा वो चीज जिससे हम पैसा कमाते हैं. जैसे बिजनेस एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जैसे सैलरी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, या एम्प्लॉयज के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है कि मैं जॉब करता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं सैलरी की मद में, वेजेस की मद में, कमीशन की मद में, बोनस की मद में. सो ये सारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. एंड क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमें पैसा देते हैं. सो वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एंड यस बैंक इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन. सो मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक जो है वही क्रेडिटर्स होते हैं, बट लाजमी नहीं है. क्रेडिटर्स वो भी हैं जो आपको उधार पे कोई स्टॉक दे रहे हैं. जैसे लेट्स से कि मैं एक बिजनेस करता हूँ लेदर का, और मुझे रॉ मटेरियल जो मैं लेदर उठाता हूँ वो मैं उधार पे उठाता हूँ, तो अब लाजमी बात है मैंने किसी ना किसी को पैसे वापस देने हैं. सो वो बंदा जिसको मैंने पैसे वापस देने हैं, ही और शी और दैट ऑर्गेनाइजेशन इज क्रेडिटर फॉर मी. तो वो बैंक भी हो सकता है और वो अदर देन बैंक भी हो सकता है. जी दानिश क्वेश्चन. सर ये जैसे कि हमारे पास जैसे ये चाइना है और जापान है, ये एक दूसरे के कंपेटिटर ही हैं. तो जब चाइना कोई चीज़ रिलीज करता है तो लोगों को उन पे एतमाद होता है कि जी बहुत अच्छी है ये वो, मतलब कि उनकी प्राइसेस भी हाई होती हैं. लेकिन जब कोई चीज़ अलाउ मतलब कि कोई मार्केट में पेश करता है तो वो उसका ये होता है कि वो चीज़ एक सस्ती होती है और उससे अच्छी बना देते हैं, और उससे सस्ती भी है. अवाम जो है फिर ज्यादा उधर चली जाती है. इस तरह कोई मार्केटिंग पे कोई इशू होगा कोई, ये भी कोई थोड़ा बता दें. देखिए अगर हम कंट्रीज की बात करें तो कंट्री चीजें नहीं बेचता, फिर हम कंपनी की बात करेंगे. एक चाइनीज कंपनी है और एक जापानीज कंपनी है. अब जापानीज कंपनी की एक अलग मार्केट है और चाइनीज कंपनी की एक अलग मार्केट है. लाजमी नहीं है कि हर इंडिविजुअल चाइना की प्रोडक्ट खरीदे चाहे वो सस्ती भी है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांड कॉन्शियस हैं. जैसे हम देखते हैं जी एक आयरन है, इस्त्री है, या कुछ ऐसी लेट्स से प्रोडक्ट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, फ्रिज है या टीवी है. ऐसी चीजें हमेशा लोग जापान की पसंद करते हैं बिकॉज दे आर ड्यूरेबल. सस्ती नहीं है बट दे आर ड्यूरेबल. इसी तरह बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो डिस्पोजेबल टाइप है. मुझे एक चीज नहीं चाहिए जो सालों चले, मुझे चीज ही वो चाहिए जो 1 साल के लिए चले, फिर मैं नहीं ले लूंगा. सो ऐसी जगह पे मैं चाइना को प्रेफर करूंगा. सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हो सकता है कुछ लोग जापान की प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं क्योंकि वो 10 साल चलती है. कुछ लोग चाइना की प्रोडक्ट करते हैं कि हमने 10 साल चलानी नहीं, 2 साल चलानी है, 2 साल बाद एक नया ब्रांड आ जाएगा या एक नई शेप आ जाएगी, हम नहीं ले लेंगे. सो वो चाइना को प्रेफर करेंगे. सो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि बीइंग अ बिजनेसमैन आपको पता होना चाहिए कि मेरे कस्टमर्स कौन है, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट अपनी पॉलिसी उसी के मुताबिक बनाते हैं. जी एनीथिंग एल्स? सर जो जापानी जो हैं वो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो देख के चाइना उसी को देखकर अपने मार्केटिंग में मतलब अपने मार्केट पेश करता है लोगों तक के, उनकी उनकी मतलब की सहूलत देखकर उन्हें जो है ना चीजें देता है कि अगर आप जापानीज नहीं जाते तो आप इधर आ जाएं, मतलब कि हम भी उसी तरह की चीजें बनाते हैं. लेकिन उन्हें उन्हें सेटिस्फाई क्यों नहीं कर सकते वो चाइना, ये भी बता दें. बेटा यही तो बता रहा हूँ क्यों नहीं कर सकते. मैं तो आपको कह तो रहा हूँ कि चाइना की प्रोडक्ट लोग इसीलिए खरीदते हैं ना कि वो सेटिस्फाइड हैं. जापान की भी इसीलिए खरीदते हैं कि वो सेटिस्फाइड है. सो आप एक ही बंदे को दोनों चीजों पे सेटिस्फाई नहीं कर सकते. आपकी चॉइसेस और है, मेरी चॉइसेस और है. हो सकता है मुझे जापान की चीज पसंद है, आपको चाइना की चीज पसंद है. सो वी ऑल हैव डिफरेंट चॉइसेस, और इन्हीं चॉइसेस को देख के ही तो फिर कंपनी अपनी पॉलिसी बनाती है. मतलब ऐसा इंडिविजुअल जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट चाहता है 10 साल 15 साल, हो सकता है चाइना की जो कंपनी है वो टारगेट ही ना करे ऐसे बंदों को जो 15-15 साल पुरानी चीजें चलाते हैं. वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं या अपनी एड्स ही ऐसी बनाते हैं. जैसे आप देखें ना BMW फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में आपने कभी BMW मर्सिडीज की एड नहीं देखी होगी क्योंकि यहाँ पे खरीदने वाले कम है. ऑन द अदर साइड आप यूरोप चले जाएं या आप UAE चले जाएं, मिडल ईस्ट चले जाएं, वहाँ पे ये एड्स आती है क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ की बाइंग ज़्यादा है. सो मार्केट देखने के बाद ही अपनी पॉलिसी बनती है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, ये स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इसका पता चलाना ये ज़रूरी है. इसी वजह से ही फिर आपकी पॉलिसी मेकिंग होती है, और अच्छी पॉलिसी मेकिंग तभी होगी जब आपको अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में पता होगा. ओके जी. देन क्वेश्चन का बुक का माज आपने पूछा है. बुक मैं आपको रिकमेंड कर चुका हूँ. आप अपने किसी, अगर आपने नहीं खरीदी तो अपने किसी फेलो से कहें, वो आपको आपकी क्लास में CR GR के थ्रू या जैसे भी आपने एक मैकेनिज्म बनाया होगा वो आपको बुक सेंड कर देंगे.